नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक शोर उठता है, फिर खामोशी छा जाती है, फिर खामोशी टूटती है, तब शोर उठता है। इस बार यही खामोशी कोलकाता में टूटी तो शोर उठा। निर्भया से पहले या निर्भया के बाद यही तो होता रहा है। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर को मार दिया जाता है, पर बताने वाले अब तक ये नहीं बता पा रहे कि डॉक्टर को मारने से पहले नोचा गया था या फिर मारने के बाद उसकी लाश को नोचा गया। इस रात ओलंपिक से भारत की सबसे बड़ी उम्मीद जुड़ी थी, क्योंकि इसी रात भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का फाइनल मुकाबला था। और खेलों को लेकर अक्सर उत्साह से भरे रहने वाले पश्चिम बंगाल और खासकर कोलकाता के लिए ये एक बड़ी बात थी। यही वजह है कि ड्यूटी पर मौजूद कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स ने इस रात इकट्ठे डिनर करने के साथ साथ नीरज चोपड़ा का मुकाबला साथ मिलकर लाइव देखने का फैसला किया। इन्हीं में से एक थी वो ट्रेनी डॉक्टर जिसे गुरुवार की रात को अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। उसने रात को अपनी ड्यूटी पूरी की और अपनी 4 कलीग्स के साथ अस्पताल के सेमिनार हॉल में डिनर के लिए चली गई। डिनर के साथ साथ उन्होंने इकट्ठे ही नीरज चोपड़ा का मुकाबला देखा, जिसके बाद उसके दोस्त तो वहां से निकल गए, लेकिन उस ट्रेनी डॉक्टर ने वहां रुककर थोड़ी देर सो लेने या फिर यूं कहें कि रात काट लेने का फैसला किया। असल में अस्पताल के इस सेमिनार हॉल का इस्तेमाल किसी सेमिनार या मीटिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए कभी कभार ही होता है। ऐसे में आमतौर पर अस्पताल पर उसकी लाश पर किसी की नजर नहीं पड़ी। अब सवाल यह था कि आखिर ये कैसे हो सकता है? इस कत्ल के पीछे कौन था? अस्पताल का ही कोई स्टाफ, किसी मरीज का कोई तीमारदार या फिर कोई बाहरी व्यक्ति? देखते ही देखते अस्पताल में इस कत्ल को लेकर लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। खासकर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स, ट्रेनी और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस वारदात से खासे नाराज थे। ऐसे में खबर मिलने पर आनन फानन में कोलकाता पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। शुरुआत में सिवाय ट्रेनी डॉक्टर की खून से सनी लाश के अलावा पुलिस के पास इस केस का और कोई भी सुराग नहीं था। मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाई गईं और हर टीम ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। किसी टीम ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पर फोकस किया, किसी ने लोकल सोर्सेज के हवाले से उस अस्पताल में आने जाने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान शुरू की, तो किसी को मोबाइल फोन से जुड़ी जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तफ्तीश में सबसे पहले सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांची गई। चूंकि कत्ल का संभावित वक्त भी पुलिस को पता था, तो पुलिस ने इसी टाइम फ्रेम की सीसीटीवी फुटेज से जांच शुरू की और इस सिलसिले में पुलिस की रडार में कुल 7 से 8 लोग आए, जिनसे पूछताछ चालू कर दी गई। अस्पताल में पुलिस ने इन सभी के सभी लोगों से पूछताछ कर ये जानने समझने की कोशिश की कि आखिर उस रात वो इमरजेंसी बिल्डिंग में और खासकर सेमिनार हॉल के आसपास क्या कर रहे थे। इनमें जिसका भी जवाब संतोषजनक मिला, पुलिस ने उसे जांच के दायरे से बाहर कर दिया, जबकि जिसका जवाब संदिग्ध लगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन का शिकंजा और कसता चला गया। इसी सिलसिले में 33 साल के संजय रॉय नाम के एक सिविक वॉलंटियर का चेहरा भी पुलिस के सामने आया, जो अक्सर उस अस्पताल में आता जाता था। इत्तेफाक से संजय भी उस रात सीसीटीवी कैमरे में अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग की तरफ जाता हुआ दिखा था। रॉय को पहले रात 11 बजे के आसपास अस्पताल में देखा गया, जिसके बाद वो बाहर निकल गया, लेकिन इसके बाद उसे फिर से अल सुबह करीब 4 बजे अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग की तरफ जाता हुआ देखा गया और करीब 40 मिनट बाद वो वहां से बाहर निकल गया। पुलिस सूत्रों की माने तो सीसीटीवी की उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो शराब के नशे में है। वैसे भी जब संजय रॉय के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने की शुरुआत की, तो पता चला कि वो नशे का आदी है और रोजाना शराब पीना उसकी आदत है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिस
जूनियर डॉक्टर की हत्या कर दी गई। इस घटना में जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसे किस तरीके से धर दबोचा गया, जिस तरीके से जानकारी हमें मिल पाई है कि उस रात जिस सेमिनार हॉल में ये अपराध हुआ था, उसके बाद तफ्तीश में जुड़कर पुलिस ने कई सारे जो है सुराग उसको खंगालने की कोशिश की। पहले तो सीसीटीवी का जो फुटेज उसको खंगाला गया, फिर नजर में आया जब ये अपराध हुआ, जब ये हत्या हुई, उसके आसपास में कोलकाता पुलिस से ही जुड़ा हुआ ये शख्स जो इस अस्पताल से ताल्लुकात नहीं रखता, संजय रॉय, वो वहां पर गया था और कई सारे सीसीटीवी कैमरे में उसकी जो उस अपराध के स्थल के इर्द गिर्द उसका आवाजाही वो रिकॉर्ड हुआ। लेकिन इसी बीच तफ्तीश में लगी पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसके बाद ये साफ हो गया कि एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल का मुलजिम कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय ही है, जिस पर शक की सुई घूम रही है। असल में पुलिस को मौका वारदात की छानबीन के दौरान एक टूटा हुआ नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन मिला। शक था कि ये ईयरफोन इस वारदात में शामिल किसी आरोपी का हो सकता है, क्योंकि छानबीन में ये बात साफ हो चुकी थी कि ईयरफोन कम से कम पीड़ित लड़की का तो नहीं था। ऊपर से जिस तरह से वो ईयरफोन टूटा हुआ था, उसे देखकर लगता था कि शायद ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती के दौरान ही वो टूट गया होगा। अब पुलिस ने इस पहलू को वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज की जांच की और इस बार पुलिस ने इस बात पर गौर किया कि 4 बजे सुबह जब संजय रॉय इमरजेंसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था तो उसके गले में नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन मौजूद था। लेकिन जब 40 मिनट बाद वो बाहर निकला तो वो ब्लूटूथ ईयरफोन उसके गले में नहीं था। यानी ये शक तकरीबन पुख्ता हो चला था कि वो ईयरफोन संजय का ही था, जो ज्यादती और कत्ल के दौरान सेमिनार हॉल में गिर गया था। अब पुलिस ने संजय के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज से शॉर्टलिस्ट किए गए तमाम लोगों के मोबाइल फोन के साथ उस ब्लूटूथ ईयरफोन की पेयरिंग यानी कनेक्शन चेक करने की कोशिश की और ये देखकर हैरान रह गई कि वो ईयरफोन संजय के मोबाइल फोन के साथ ही पेयर्ड यानी कनेक्टेड मिला। यानी ये बात साफ हो गई कि वो ईयरफोन किसी और का नहीं बल्कि संजय राय का ही था। जैसे ही संजय को बुलाया गया तो देखा गया कि एक सीसीटीवी कैमरे के जरिए में देखा गया कि उस सेमिनार हॉल के आसपास के कॉरिडोर में संजय वहां से जा रहा है और उस वक्त उसके गले में एक ब्लूटूथ हेडसेट जो है वो लगा हुआ है। लेकिन बाद में देखा गया जब उस सेमिनार हॉल से वो निकल रहा था तब वहां पर वो हेडसेट नहीं था। बाद में जो अपराध की घटना हुई जहां पर वहां से एक जो ब्लूटूथ हेडसेट उसे बरामद किया गया, जैसे ही संजय को बुलाया गया तो तफ्तीश के दौरान जब इस बात के खुलासा वो नहीं कर रहा था तो उसके ही फोन से उस जो ब्लूटूथ हेडसेट जो वहां से बरामद किया गया था, जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स ने उसको कनेक्ट करने की कोशिश की तो फौरन वो कनेक्ट हो गया। तो उसमें ये जो है एक तहकीकात में एक अहम सुराग पुलिस मान रही, उसके बाद ही संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ये तो तफ्तीश का सिर्फ पहला मुकाम था। जब पुलिस ने संजय के मोबाइल फोन की जांच की तो पुलिस को उसमें ऐसी चीजें नजर आई कि खुद पुलिस वालों को भी शुरू में अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। संजय का मोबाइल फोन अनगिनत पोर्न वीडियोस से भरा हुआ था और पोर्न वीडियोस भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि बेहद हिंसक और इंसानियत की तमाम हदों से परे। पुलिस सूत्रों की माने तो यह इस बात का सबूत था कि संजय रॉय दिमागी तौर पर एक विकृत किस्म का शख्स है, जिसकी सच्चाई के बारे में कम ही लोगों को पता था। अब पुलिस ने संजय को हिरासत में लेने के साथ साथ उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की। पता चला कि वो अक्सर रात को शराब पीकर पोर्न वीडियोस देखा करता है और अस्पताल में और उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि संजय रॉय की 4 शादियां हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अकेला ही रहता है। उसका मकान अस्पताल के पास ही है और वो अस्पताल में एक सिविक वॉलंटियर के अलावा एक टाउट यानी बिचौलिए के तौर पर भी काम करता है। पुलिस को पता चला कि उसकी अजीब और हिंसक मानसिकता के चलते उसकी 3 बीवियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं, जबकि चौथी बीवी की पिछले साल कैंसर के चलते मौत हो गई थी।
संजय रॉय से जुड़ी इन जानकारियों के सामने आने और खासकर मोबाइल फोन का मौके पर मिले ब्लूटूथ डिवाइस से पेयर हो जाने पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो शुक्रवार को जब पुलिस ने उसे पकड़ा तब भी वो नशे की हालत में था। शुरू में तो उसने पुलिस को बरगलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, ब्लूटूथ और उसके पास से मिले दूसरे कई सबूतों के चलते आखिरकार उसने इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। पुलिस सूत्रों की माने तो गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को भोर में करीब 4 बजे उसने उस ट्रेनी डॉक्टर पर तब हमला किया जब वो सेमिनार हॉल में सो रही थी। पहले उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की और फिर विरोध करने पर गला घोंटकर उसकी जान ले ली। पुलिस सूत्रों की माने तो संजय ने इस वारदात के बाद मौका वारदात पर बिखरे खून के धब्बों को धोने की कोशिश की। वारदात के बाद वो घर गया, उसने अपने कपड़े भी धो डाले, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जिससे वो खून के धब्बे साफ करना भूल गया और वो था उसके जूते। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसके गीले कपड़ों के साथ साथ खून से सने जूते भी बरामद कर लिए। कोलकाता की महिला डॉक्टर हत्याकांड में आज कोलकाता पुलिस ने आरजी कर हॉस्पिटल की 4 डॉक्टरों को बुलाया। सूत्रों के मुताबिक इन 4 डॉक्टर उस रात जिस दिन हत्याकांड हुई थी उसी रात में उसी जगह पर शामिल हुए थे, अपना ड्यूटी पर नाइट ड्यूटी में थे इस 4 लोग। और मरने से पहले महिला डॉक्टर इन लोगों के साथ डिनर की थी, इसीलिए उन लोगों को पता है उस दिन क्या हुआ था असली में। और ये जानने के लिए कोलकाता पुलिस ने बुलाया इन 4 डॉक्टरों को और शामिल होने के बाद कोलकाता पुलिस 4 घंटे से इन लोगों को पूछताछ की। अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं संजय रॉय कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर थे, उनको पूछताछ किया जा रहा है 3 दिनों से, लेकिन पूछताछ के दौरान अपना अपराध वो स्वीकार कर लिया है। और भी सवाल आ रहे हैं कि उसके अलावा संजय के अलावा और कोई था वहां पर, क्योंकि उसके अकेला के लिए ये मामला कितना मुमकिन होगा ये सवाल उठा जा रहा है स्टूडेंट की तरफ से। ये इसके उत्तर भी अभी तक पुलिस के सामने स्पष्ट नहीं है, इसलिए इंतजार किया जा रहा है फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए। नॉर्थ 24 परगना से दीपक देवनाथ और कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और ऋतिक मंडल के साथ राजेश साहा, आज तक। अंदेशा जताया जा रहा है कि संजय रॉय अकेला जूनियर डॉक्टर पर काबू नहीं पा सकता था, इसलिए इस वारदात में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। कोलकाता पुलिस ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है, लेकिन इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब पीड़ित डॉक्टर और आरोपी के डीएनए की रिपोर्ट सामने आएगी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जब पुलिस ने अस्पताल के सेमिनार हॉल से ट्रेनी डॉक्टर की लाश बरामद की तो लाश पर मौजूद बर्बरता के निशान देखकर पुलिस वालों को भी जोर का झटका लगा। लाश की हालत ऐसी थी जिसे देखकर लोग इसकी तुलना दिल्ली के निर्भया कांड से करने लगे। वैसे तो ट्रेनी डॉक्टर की हत्या गला घोंट कर ही की गई थी, लेकिन उसके पूरे शरीर पर चोट के अनगिनत निशान थे। खासकर चेहरे पर चोट के कई निशान थे और आंखों से खून आ रहा था। पूरे शरीर पर नोचने खसोटने के निशान मौजूद थे और प्राइवेट पार्ट भी बुरी तरह जख्मी था। पुलिस ने शुक्रवार को ही लाश बरामद करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। रिपोर्ट में कत्ल से पहले लड़की के साथ बलात्कार किए जाने के सबूत मिले। इसके अलावा उसके जिस्म पर मौजूद चोट भी एंटीमॉर्टम किस्म के हैं, यानी कत्ल से पहले उस पर अत्याचार किए जाने की बात भी साफ हो गई। मौत का तरीका गला घोंटने और सांस रोकने को बताया गया है, जबकि मौत की टाइमिंग यानी वक्त देर रात 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बताई गई है। पुलिस की माने तो शुरुआती छानबीन में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पूछताछ में पुलिस से कई बार ये कहा है कि वो अपने किए की सजा चाहता है, उसे फांसी पर लटका दिया जाए। फिलहाल पुलिस छानबीन कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने में अकेला गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय ही शामिल था या फिर इस कत्ल में कोई और भी उसके साथ था। फिलहाल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इस बात की तह तक जाने के लिए डीएनए एग्जामिनेशन का सहारा लेने वाले हैं। वो डीएनए के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। इस वारदात का शिकार बनी लड़की एक सामान्य परिवार से आती थी। उसका घर उत्तर 24 परगना जिले में है। उसके पिता स्कूल ड्रेस का छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। कभी वो स्कूल ड्रेस की सप्लाई का काम करते थे और तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को मेडिकल की पढ़ाई करवाई। लेकिन अब इस वारदात ने उन्हें तोड़ दिया है।
पीड़ित लड़की अपने परिवार की इकलौती संतान थी। রাজনীতির লোক আমাদের অনেক ঝামেলা করছে, অন্য রাজনীতির দলের লোক, আমরা কোনো ছোঁয়া দিতে চাইছি না। না, আমরা সাধারণভাবেই থাকতে ভালো আছি। সব ঘটে গেছে সেটার জন্য পূর্ণ তদন্ত হয় আর চারাটা সুষ্ঠু বিচার পাই। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর উপরে টোটাল সম্পূর্ণ আস্থা রেখেছি। कोलकाता के इस बहुत ही प्रसिद्ध एक कॉलेज और अस्पताल ने, इस घटना ने पूरे बंगाल को हिला के रख दिया है। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि जनरली वो कैपिटल पनिशमेंट को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इस मामले में जहां पे ये एक रेप और मर्डर का केस बन चुका है और एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है, जो ममता बनर्जी ने दावा किया है कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा चाहेगी और अगर परिवार को इस पर्टिकुलर इशू में किसी दूसरे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चाहिए, उनकी कोई आपत्ति नहीं है। उधर इस मामले का आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय पुलिस के लिए काम करता था। चूंकि उसकी पोस्टिंग पास की ही पुलिस चौकी में थी, इसलिए वो अस्पताल में बेधड़क आता जाता था और अस्पताल में होने के चलते वो एक बिचौलिए के तौर पर भी वहां लोगों को इलाज में मदद पहुंचाकर बदले में कमाई करता था। लेकिन उसे शराब और पोर्न फिल्में देखने की खतरनाक लत थी। नॉर्थ 24 परगना से दीपक देवनाथ और कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और ऋतिक मंडल के साथ राजेश साहा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।